ट्वेल्थ रसायन विज्ञान के अध्याय 1 विलयन। इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और टॉपिक्स हमने इस वीडियो में लिए हैं। आइए एक एक करके जानते हैं उन टॉपिक्स के बारे में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं विलयन किसे कहते हैं। देखिए इसमें हम 2 पॉइंट लिख सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में समान रूप से मिलकर एक समांगी मिश्रण बनाते हैं उसे हम विलयन कहते हैं, या 2 पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ये विलयन हो गए। अब विलयन के घटक की बात करें तो विलयन के 2 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। विलेय यानी कि विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम विलेय कहते हैं, और विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम विलायक कहते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि जैसे अगर हम बात करें नमक और पानी, इन दोनों के मिश्रण से एक नमक का विलयन बन जाएगा, तो उसमें जो पानी है वो विलायक है और जो नमक है वो विलेय है। यानी फिर से समझें कि विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं और जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं। जैसे दूध में अगर हमने चीनी डाल दी तो एक विलयन बन गया। चीनी जो है वो कम मात्रा में वो डालते हैं, यानी चीनी कम मात्रा में उपस्थित है तो वो विलेय है, और जो दूध है वो विलायक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि विलयन की सांद्रता व्यक्त करने के लिए कुछ इसमें हम द्रव्यमान प्रतिशत को समझते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशत में हम समझेंगे कि विलयन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान का पूरे विलयन के द्रव्यमान से जो अनुपात होता है उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का कुल द्रव्यमान गुणा 100। अब एक उदाहरण से समझ लेते हैं इसको। यदि 10 ग्राम नमक को 90 ग्राम पानी में घोला जाए तो 10 ग्राम नमक और 90 ग्राम पानी मिलकर टोटल हो गया कुल द्रव्यमान 100 ग्राम। तो यहाँ पर अगर हम द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो हमने 10 ग्राम नमक घोला है तो इसलिए 10, और टोटल हमारा जो द्रव्यमान है वो है 100, तो 10/100 गुणा 100, 100 से 100 कैंसिल आउट होगा, तो इसलिए हमारा क्या बचा 10%। तो यहाँ द्रव्यमान प्रतिशत क्या हुआ 10, यानी इस विलयन में नमक का द्रव्यमान प्रतिशत 10 है। अब हम बात करते हैं आगे आयतन प्रतिशत की। तो आयतन प्रतिशत में कि विलयन में उपस्थित विलेय के आयतन का पूरे विलयन के आयतन से जो अनुपात होता है वो आयतन प्रतिशत कहलाता है। आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बट्टे विलयन का कुल आयतन गुणा 100। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। यदि 20 ml एल्कोहल को पानी में मिलाकर कुल विलयन का आयतन 100 ml बनाया जाए तो आयतन प्रतिशत होगा 20/100 गुणा 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका आयतन प्रतिशत 20, यानी विलयन में एल्कोहल का आयतन प्रतिशत 20% होगा। अब इसी क्रम में अति महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें प्रश्न आया है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम कि नियत ताप पर किसी द्रव में घुली गैस की विलेयता को उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती व्यक्त करते हैं। या फिर से समझें कि नियत ताप पर किसी द्रव में घुली गैस की विलेयता उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। इसे हम हेनरी का नियम कहते हैं। अब अगर इसे आगे गणितीय रूप में समझें तो यहाँ से P बराबर KH इंटू एक्स। यहाँ P क्या है गैस का आंशिक दाब, X क्या है द्रव में गैस का मोल अंश, और KH जो है वो है हेनरी स्थिरांक। अब हम बात करेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग।
हेनरी के नियम के अनुप्रयोग में सबसे पहला जो अनुप्रयोग है शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक्स में, यानी सोडा वाटर कोल्ड ड्रिंक आदि जो हम पेय पदार्थों को उपयोग करते हैं, उन सभी को जब पैक किया जाता है, सील पैक किया जाता है, तो उनको उच्च दाब पर घोलकर उनको पैक किया जाता है। इसलिए जब बोतल को हम खोलते हैं तो खोलते ही दाब कम होता है, जिससे गैस बाहर निकलती है। अब दूसरा इसका अगर हम अनुप्रयोग देखें तो दूसरा है गहरे समुद्र में गोताखोरी। अधिक दाब पर नाइट्रोजन का रक्त में अधिक घुल जाती है। अचानक ऊपर आने पर नाइट्रोजन बुलबुले बना सकती है, इसलिए गोताखोर धीरे धीरे ऊपर आते हैं। अगर हम ऊंचाई पर चले जाते हैं तो वहां सांस लेने में कठिनाई होती है। तो तृतीय नियम में हम इसको लिख सकते हैं कि पहाड़ों पर वायु दाब कम होने से ऑक्सीजन की विलेयता रक्त में कम हो जाती है, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो वहां पर भी हम हेनरी के नियम का अनुप्रयोग करते हैं। आगे चिकित्सा के क्षेत्र में भी हेनरी के नियम का अनुप्रयोग है। श्वसन संबंधी बीमारियों में ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग किया जाता है, जहां दाब बढ़ाकर अधिक ऑक्सीजन घुलवाई जाती है। अब आगे बात करते हैं विलेयता की, कि विलेयता किसे कहते हैं। ये विलेयता किसे कहते हैं? निश्चित ताप पर किसी निश्चित मात्रा के विलायक में घुली जा सकने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा को विलेयता कहते हैं। फिर से समझ लेते हैं कि निश्चित ताप पर किसी निश्चित मात्रा के विलायक में घुल सकने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा को विलेयता कहते हैं। उदाहरण, 25 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम पानी में अधिकतम 36 ग्राम NaCl घुल सकता है। इसलिए NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की जो विलेयता होती है वो 36/100, ये 25 डिग्री सेल्सियस पर। अब बात करें हम आगे, तो ध्यान रखने योग्य बातें बोर्ड के लिए इसमें है कि ठोस द्रव में विलेयता ताप पर निर्भर करती है। गैस द्रव विलयन में विलेयता ताप और दाब दोनों पर निर्भर करती है। अब आगे हम बात करते हैं मोलरता की। मोलरता के बारे में हम सभी जानते हैं कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। फिर से समझ लेते हैं कि किसी विलयन में घुले किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता को m से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम m से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र है विलेय के मोल बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। तो मोलरता m बराबर विलेय के मोल बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। हम बात करते हैं आगे मोललता के बारे में, कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के द्रव्यमान किलोग्राम में उसके अनुपात को मोललता कहते हैं। या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि किसी विलयन में घुले मोलों की संख्या और विलायक के द्रव्यमान किलोग्राम में जो अनुपात है उसको मोललता कहते हैं। या 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता बराबर सूत्र होता है विलेय के मोल बट्टे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो इन दोनों में कभी कभी अंतर आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोललता एंड मोलरता। तो मोलरता में जैसा कि अभी हमने समझा कि 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, और मोललता में 1000 ग्राम में
घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मौललता कहते हैं। देखिए, मौललता में 1 किलोग्राम में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या और मोलरता में 1 लीटर में घुले हुए मोलों की संख्या, बस दोनों में ये अंतर है। आगे हम बात करते हैं कि मौललता जो है वो ताप पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि द्रव्यमान नहीं बदलता है। अब हम बात करेंगे मोल अंश किसे कहते हैं। मोल अंश यानी मोल प्रवाह किसे कहते हैं। मोल प्रवाह किसे कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक, चाहे वो विलेय हो या विलायक हो, उसके मोलों की संख्या और उस विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रवाह या मोल अंश कहते हैं। यदि किसी विलयन के 2 घटक हैं ए और बी, तो अगर हमें विलेय के मोल प्रवाह निकालने हैं तो विलेय के मोलों की संख्या ऊपर आएगा, विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या नीचे आएगा। ऐसे ही विलायक के मोल प्रवाह अगर हमें निकालने हैं, विलायक के मोल प्रवाह, तो विलायक के मोल प्रवाह के लिए विलेय के और विलायक के तो नीचे आएगा और विलायक के मोल प्रवाह ऊपर आएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। तो विलयन के वे गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय की प्रकृति पर नहीं, उन्हें हम अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रकार, इसके 4 प्रकार हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन एवं परासरण दाब। तो आइए एक एक करके इन सभी को हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो जब किसी अवाष्पशील विलेय को किसी वाष्पशील विलायक में घोलने पर शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में जो कमी आती है, उसी कमी को हम वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में इस कमी के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। इसका जो सूत्र है, वो सूत्र होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, जहाँ पी नॉट जो है वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और पी जो है वो विलयन का वाष्प दाब है। अब हम बात करेंगे आगे, अगला टॉपिक क्वथनांक में उन्नयन। जब किसी अवाष्पशील विलेय को किसी वाष्पशील विलायक में घोल दिया जाता है, तो विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। क्वथनांक में हुई इसी वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा टीवी बराबर टीवी माइनस डेल्टा टीवी नॉट, जहां डेल्टा टीवी जो है वो टीवी जो है वो विलयन का क्वथनांक है और डेल्टा टीवी नॉट जो है वो शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे हिमांक में अवनमन, कि जब किसी अवाष्पशील विलेय को किसी वाष्पशील विलायक में घोल दिया जाता है, तो विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। तो हिमांक में हुई इसी कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। तो इसका सूत्र होता है डेल्टा टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी एफ। अब इसमें डेल्टा टी एफ नॉट जो है वो शुद्ध विलायक का हिमांक है और डेल्टा टी एफ जो है वो विलयन का हिमांक है। अब इसी में हम आगे बात करते हैं परासरण दाब। परासरण दाब से आप क्या समझते हैं, परासरण दाब किसे कहते हैं। तो परासरण दाब पर एक क्वेश्चन जरूर बनता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं परासरण दाब के बारे में। वह न्यूनतम दाब जो किसी विलयन पर इस प्रकार लगाया जाए
कि अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से होने वाला परासरण दाब रुक जाए, उस घटना को परासरण दाब कहते हैं, या उस दाब को परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब के सूत्र, परासरण दाब के एक तो वेन टॉप का सूत्र होता है जिसे पाई बराबर CRT बोलते हैं, एक हमारा मोल के रूप में होता है पाई बराबर N/VRT, एक विद्युत अपघट्य के लिए होता है पाई बराबर ICRT। अब इन सूत्रों में पाई परासरण दाब है, C विलयन की मोलरता, N विलय के मोल, V विलयन का आयतन लीटर में, R जो है वो आपका गैस स्थिरांक, और T जो है वो परम ताप, T आपका परम ताप है, I वेन टॉप गुणांक है। अगर एक पंक्ति में अगर हम परासरण दाब को समझें तो परासरण को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया न्यूनतम दाब ही परासरण दाब कहलाता है। अब इस अध्याय में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के व्याप पर भी हम डेफिनेशन बना सकते हैं। तो इस अध्याय के अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को हमने वीडियो के अंत में रखा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विलयन। तो विलयन के बारे में जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। किसी विलयन का वह अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं, और जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। अब हम बात करेंगे विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां, जिसमें अभी हमने समझा द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का भार बट्टे विलयन का भार गुणा 100। आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बट्टे आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बट्टे विलयन का आयतन गुणा 100। ppm में सांद्रता, पार्ट्स पर मिलियन, सांद्रता विलेय का भार बट्टे विलयन का भार गुणा 10⁶। अब इसी क्रम में अभी हमने हेनरी के नियम को समझा। हेनरी के नियम में m बराबर KH × P, जहाँ KH क्या है, हेनरी नियतांक है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं विलेयता। विलेयता में हमने बताया कि विलेयता विलेय पदार्थ की मात्रा बट्टे विलायक की मात्रा गुणा 100। राउल्ट के नियम को हमने समझाया। इसी में मोलरता किसी विलयन का 1 लीटर आयतन में, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, मोलरता के बारे में हमने बताया कि विलेय के मोलों की संख्या और विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, यानी 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम, उसको हम विलयन की मोलरता कहते हैं। मोल प्रवाह के बारे में हमने बताया आपको। तो मोल प्रवाह, विलेय के मोल प्रवाह निकालेंगे तो विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलेय प्लस विलायक दोनों के मोलों की संख्या नीचे आएगा। अगर हम विलायक के मूल प्रवाह की गणना करनी है तो विलायक के मोल ऊपर आएगा, विलेय प्लस विलायक दोनों के मोल नीचे आएंगे। तो जहां n क्या है, विलयन में विलेय के मोलों की संख्या है स्मॉल n, और कैपिटल N जो है वो विलायक के मोलों की संख्या है। अब विलेय का मोल प्रवाह प्लस विलायक का मूल प्रवाह, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो इन दोनों का जो योग है वो बन आता है। अब अडुसन के गुणधर्म में हमने वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन में P0 - PS अपॉन P0, क्वथनांक में उन्नयन यहाँ पर T2 - T1। ये इस प्रकार से आपके इस अध्याय में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, और इन सभी को आप स्क्रीनशॉट लेकर भी याद कर सकते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको इस वीडियो में समझाए। उम्मीद करता हूँ कि आप इन
प्रश्नों को अच्छे से समझकर याद कर ही एग्ज़ाम में जाएंगे और अधिक से अधिक अंक प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।